वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डेंगू वायरस का बढ़ता हुआ खौफनाक रुझान और पूरे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मरीजों की तशखीस, कैसे इलाज मुमकिन है, क्या इसके असबाब हैं, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है प्रिंसिपल इल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। उनसे हम पूछते हैं कि असल में इसकी क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बड़ी ही खौफनाक बीमारी, माजी में हमने इसका कभी जिक्र नहीं सुना, मगर अब इस कदर खौफनाक तरीके से ये फैल रही है कि पूरे पाकिस्तान के जो बड़े शहरों में लोग मौजूद हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं इसकी, कैसे ये बीमारी इस कदर आम हो गई? जी हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी भी नई बीमारी नहीं है। 1908 में लाहौर में और खासकर पंजाब में इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे, 2000 के करीब अच्छा रिपोर्ट हुए थे। सही। और उस वक्त ये फौतीदगी की वजह भी बनी थी काफी लोगों में। 2009 में कुछ बेहतर साल रहा इसके लिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ये आम फहम हो गई है बीमारी और इसकी पेचीदगियां बहुत सामने आ रही है। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर में खाली तकरीबन 20 से 25% जो हॉस्पिटल बेड हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, वो डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। सही। और मेरा ख्याल है इसकी बड़ी वजह ये बनी, एक तो ये मौसम बड़ा फेवरेबल है डेंगू की वायरस के लिए, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी। जैसे ही ये सर्दी की लहर बढ़ेगी इंशाल्लाह उस वक्त ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दूसरा, इसकी जो हिफाजती तदाबीर थी लेनी चाहिए थी बर वक्त, वो बर वक्त नहीं ली जा सकी, जिसमें बहुत सारी थी, कुछ स्प्रेज थे, कुछ अवेयरनेस कैंपेन थी और कुछ नए मेथड थे बायो रेडिकेशन के, जो दुनिया में बहुत मुफीद साबित हुए हैं 25-26 ममालिक में। वो तो भी खैर यहाँ पे एक बिल्कुल ख्वाब है ये पाकिस्तान में और यहाँ पे इस वक्त। सही। तो इसमें कुछ फ्लड का भी अमल दखल है कि फ्लड के एरियाज में अभी तक पानी कई साफ पानी जौहरों की सूरत में खड़ा है। और ये जो जौहर की सूरत में, क्योंकि इसमें मैं ये बताता चलूँ, आप वायरस को रेडिकेट नहीं कर सकते। आप वेक्टर जो वायरस को एक इंसान से जिसको डेंगू कैरी कर रहा है उसके खून चूस के दूसरे इंसान तक पहुंचाता है जो आलूदा होता है वायरस से, तो उसको उस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्शियाई और वो है साफ पानी का मच्छर। और साथ उसके एक और मच्छर है एल्फोपेकिटस। ये दोनों साफ पानी के, गंदे पानी के मलेरिया की तरह के मच्छर नहीं है। और ये जहाँ पे साफ पानी खड़ा होगा, घर के अंदर, गली में या किसी जौहर में, वहां पे ये मच्छर खूब फले फूलेगा। और इसकी जो स्ट्रेटजी है वो भी एरेडिकेशन ऑफ वेक्टर है कि ये वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, वायरस नहीं कंट्रोल कर सकते। तो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो थी जरूरियात थी वो बर वक्त इस दफा नहीं दी जा सकी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। इसके साथ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल भरे हुए हैं तकरीबन से, और हर घराने में मेरा ख्याल है 1-2 मरीज। डॉक्टर साहब, आपने इशारा किया कि पेचीदगियां इसकी पिछले कुछ अर्से में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ये क्या मजीद पेचीदगियां हुई हैं जिसकी वजह से ये साहब, ये मैं बताता चलूँ कि डेंगू का एक वायरस नहीं है, 4 मुख्तलिफ अक़साम की वायरसेस हैं। 1908 में हमारे ग्रुप ने एक तहकीक की थी, जदीद किस्म की स्टडी की थी, जिसने दिखाया था कि अगर आप स्प्रे प्रॉपर्टी कर भी देते हैं तो तकरीबन 30 से 40% मच्छर इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस है उनको, तो इसको मच्छर को बायो एरेडिकेशन करना चाहिए। और हमने ये भी शो किया था कि लाहौर में 4 वायरसेस मौजूद हैं डेंगू की, डिफरेंट सब टाइप्स की, इसलिए इसकी वैक्सीनेशन कारआमद नहीं होगी और इसके वेक्टर कंट्रोल पे हमें बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। और उस वक्त हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिकमेंडेशन थी हुकूमत वक्त को इसके मॉडर्न मेथड स्टडी की जाए इसको रेडिकेट करने के। जैसा कि मैंने पहले बताया 25-26 ममालिक में इसको रेडिकेट किया जा चुका है, ये एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है बीमारी उनके, और ये प्रिवेंटेबल बीमारी है। मैं ये भी बताता चलूँ, पेचीदगी इसकी इसलिए हुई क्योंकि पहला अटैक डेंगू वायरस का बहुत ही माइल्ड सा होता है और अक्सर लोगों को डायग्नोज भी नहीं होता और पता भी नहीं चलता। थोड़ा बुखार हुआ, जरा नजला जुकाम हुआ, जिस्म टूटा, सर में दर्द हुई, दूसरे दिन बुखार ठीक हो गया। अब लोगों को दूसरी या तीसरी दफा अटैक हो रहा है। दूसरा या तीसरा अटैक में 25% केसेस शदीद बुखार का से हो जाते हैं शिकार, जिसमें उनके जो खून जमाने वाले सेल्स हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, सफेद रंग के सेल, जो इंतहाई जिंदगी के लिए जरूरी हैं, उनकी शदीद कमी वाक़या हो जाती है। और इस वक्त उस पेचीदगी की वजह से खून रिसना शुरू हो जाता है जिस्म के दूसरे हिस्सों से। इस वक्त उसके बहुत ज्यादा मरीज हैं और उसका फिर इलाज भी बहुत महंगा हो जाता है और उन मरीजों को फिर हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ता है। और
प्लेटलेट्स का डोनर फिर होना चाहिए, और उसकी किट काफी महंगी आती है जिससे हम प्लेटलेट्स निकालते हैं। वो तकरीबन 12,000 रुपया एक दिन का कम से कम मरीज पे खर्चा है। सही। तो ये फिर वो पेचीदगी, और फिर उनका ब्लड प्रेशर भी लो होना शुरू हो जाता है मरीजों का। सही। तो इसलिए ये क्योंकि सेकंड या थर्ड अटैक डेंगू का फेस कर रही है हमारी पॉपुलेशन, इसलिए पेचीदगियां बहुत ज्यादा देखने में आ रही। बिल्कुल सही, बड़ा अहम नुकता है डॉक्टर। लेकिन कुछ हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि वो 25-26 ममालिक जिन्होंने इस पर काबू पाया है, वो क्या ख्वाब है जो हमारे मुल्क में शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता? जी, ये हमारी आज से 2 साल पहले रिटर्न फॉर्म में 2008 में मैंने ही एक कमेटी को चेयर किया था, जिसमें हमारे साथ मुल्क के माहनाज किस्म की जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की वो थी, हमारे अपने कॉलेज की प्रोफेसर थी, और उनके अलावा हमारे साथ CDC अटलांटा जो कि बड़ा दुनिया का मरूफ अदारा है, और वहाँ भी फॉर्चुनेटली 2 पाकिस्तानी ही इस पे तहकीक कर रहे हैं। अच्छा। उनका नाम है मुअज़्ज़म नसरुल्लाह, और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, और हमें फख्र है उन बच्चों पे। सही। और उनसे हमने इश्तराक से एक स्ट्रेटजी डेवलप की थी कि इसकी बजाय इसके स्प्रेज वगैरह किए जाएं। एक तो ये स्प्रेज इतने बड़े ब्रॉड एरियाज पे जहाँ पे फ्लड वगैरह का पानी जोहड़ बने हुए हैं उन पे करना मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली। दूसरा, इनको मॉनिटर करना भी मुमकिन नहीं है कि इनमें कोई अमेजिश कर दी जाए या कुछ कर दी जाए। इनकी क्वालिटी को मॉनिटर करना, रेगुलरिटी को मॉनिटर करना हमारी हेल्थ अथॉरिटीज का, मेरा ख्याल है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तीसरा, हमने ये कहा था कि जो मॉडर्न मेथड है वो है बायोलॉजिकल वेपन यूज करें, बायो एरेडिकेशन जिसको हम कहते हैं। सही। जिसमें हमने अपनी लेबोरेटरी में साइक्लॉप्स और एंथ्रेसिस ये ग्रो किए थे। ये इंसान की सेहत को मुज़र नहीं है। इनको आप वाटर जहाँ से आ रहा है साफ पानी, ट्यूबवेल्स में, नहरों में, जहाँ जहाँ साफ पानी है उनमें ऐड कर दें सोर्स में। तो जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ ये बेसिलस या ये साइक्लॉप्स साथ चला जाएगा। ये जरासीम सप्रेस कर देते हैं ब्रीडिंग को अपना एडिस एजिप्टियाई की। तो इस तरह वेक्टर कंट्रोल मुमकिन है। और जैसे मैंने आपको कहा, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक और इवन मिडिल ईस्ट के और साउथ ईस्ट एशिया के दीगर ममालिक में भी ये स्ट्रेटजी बड़ी कामयाबी से भरपूर तरीके से अमल दरामद हुई। और अब जैसे मैंने कहा, उन ममालिक में एक भी केस नहीं रिपोर्ट हुआ पिछले 3 साल से। सही। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने श्रीलंका का भी हवाला दिया, मलेशिया का भी हवाला दिया, तो इस तरह स्प्रे पे इतने पैसे हुकूमत खर्च कर रही है, EDO को भी आपको पता है मुअत्तल कर दिया गया, तो आप समझते हैं अगर पंजाब गवर्नमेंट को इस तरह की फिजिबिलिटी दी जाए तो वो इस पे अमल दरामद कर सकती है? मैंने तो आपको मीटिंग से बता रहा हूँ कि मैंने दे चुका हूँ 2 साल पहले फिजिबिलिटी। जी हाँ। और मेरे पास अभी भी मौजूद है, मैं दोबारा आपको भी दे सकता हूँ। लेकिन देखें, मैं तो एक अदारे का हिस्सा हूँ, इकबाल मेडिकल कॉलेज अंजना हॉस्पिटल का। ये पब्लिक हेल्थ का मसला है, ये पब्लिक हेल्थ कंट्रोल का मसला है। जहाँ तक हमारी कॉलोनी तक मसला है, जहाँ हमारे अपने मुलाजमीन रिहाइश पजीर हैं, वहाँ ये हमने 2 साल पहले इम्प्लीमेंट भी कर दी थी एज ए पायलट प्रोजेक्ट। अच्छा। लेकिन मैं इसका लाहौर के लेवल पे या पंजाब के लेवल पे या पाकिस्तान के लेवल पे तो ऑब्वियसली मेरे स्कोप से बहुत बाहर हो जाएगा ये चीज। जी, जाहिर है गवर्नमेंट की सपोर्ट पे इंतहाई जरूरी है, और वो तो हम तो एज ए साइंसदान, एज ए इन्वेस्टिगेटिंग हम चाहेंगे कि जो भी हम दिन रात मेहनत करके इसकी एक स्ट्रेटजी बना दें जो बन चुकी है। अब आगे इसको इम्प्लीमेंट करना और इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसकी कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू स्प्रेज देखना, ये मेरे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली प्रीव्यू से बाहर हो जाता है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि जो साइंटिफिक एविडेंस है दुनिया में वो यही है कि फ्यूचर बायो एरेडिकेशन का ही हमें जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी चले जाएंगे मेरा ख्याल उतना ही बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, आपने किट्स का भी जिक्र किया इसके इलाज के लिए। ज़ाहिर है फिलहाल तो फौरी तौर पर जो लोग बेचारे मरीज हैं, जो हर दूसरे घर में कोई शख्स मुतासिर है, उसके इलाज के लिए जो बात की जा रही है, वो कहीं से आप समझते हैं फौरी तौर पर पाकिस्तान सस्ते दामों मंगवा सकता है? उसका क्या बेहतर है? ये मैं आपको बताता चलूं कि ये किट्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और तकरीबन डेली कॉस्ट 30 से 40 हजार रुपया आ रही है। और ये किट्स की तब जरूरत पड़ती है जब मरीज को बहुत पेचीदगी हो गई हो, जब प्लेटलेट्स उसकी एक सर्टेन लेवल से कम हो जाए या ब्लीडिंग का खतरा हो। जी। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि यूके मुस्लिम एड एक बर्मिंगम यूके की ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, यूके में है। उनसे मेरी कोई पिछले 5-6 दिन से नेगोशिएशन हो रही थी टेलीफोन पे इंग्लैंड में। सही। आज उन्होंने मुझे यस की है 350 गरीब मरीजों के लिए वो इंशाल्लाह आज किट भेज रहे हैं मुझे, जो
कल तक मुझे मौसूल हो जाएगी जिना हॉस्पिटल की तक। तो वहाँ पे उसके सिंगल डोनर एफरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हमें एक मरीज के लिए 6 डोनर नहीं चाहिए, एक मरीज के लिए 1 डोनर चाहिए और वो डोनर ही रोज आके प्लेटलेट दे सकता है बगैर किसी हार्म के। मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है दुनिया में। ये हम इंशाल्लाह कल से फ्री ऑफ कॉस्ट 350 मरीजों तक इंशाल्लाह हम गारंटी करते हैं कि हम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपका जज्बा यकीनन हमेशा की तरह पहले भी लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि ये मैं सिर्फ जिना हॉस्पिटल या अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तक कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मेरी रीच से या बियॉन्ड होगा कि इसको मैं अवेलेबिलिटी कराऊंगा। जी हाँ। तो इस इदारे तक कह सकता हूँ और इस इदारे में इंशाल्लाह जो भी डिजर्विंग पहले 350 मरीज होंगे उस तक मैं कहूंगा। और इसको हम खुदा न खास्ता अगर जरूरत हो इसके बियॉन्ड तो उनको रिक्वेस्ट की है और इसको हम कैरी ऑन करेंगे। कहीं से भी हम डोनेशन लाएं जो भी लाएं, क्योंकि एक लाइफ सेविंग मैयत है और इंतहाई जरूरी है और ये गरीब गुरबा की ज्यादातर बीमारी है। इसलिए अल्लाह ताला बस ये बेहतरी करें कि आगे ना हो। लेकिन 350 मरीजों तक मैं श्योर करता हूँ कि कल से 24 आवर्स हम ये फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। तो जब ये 300 तक पहुंचेगा नंबर तो फिर 50 को हम रिजर्व में रखेंगे और इंशाल्लाह उस वक्त हम अपील करेंगे अपने मुखीर हजरात से या यूके मुस्लिम एड या इंटरनेशनल एजेंसी से सही वो लाइफ सेविंग मैयर ये हमें और दें। डॉक्टर साहब, हम आपके बिहाफ पे पंजाब गवर्नमेंट से बल्कि वफाकी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इसका यकीनन इलाज के लिए मदद करे, क्योंकि बहुत सीवियर बीमारी है जिससे आपने खुद इशारा किया, गरीब लोगों की बीमारी है, तो इसका इलाज इंतहाई जरूरी है। यही कह सकता हूँ कि जैसे फ्लड आया, बहुत एक डिजास्टर हुआ, बहुत लोगों ने तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोगों ने अपने घर खो दिए, लेकिन इतनी मोर्टेलिटी मेरा ख्याल फ्लड में नहीं हुई थी जितनी डेंगू से अभी खतरा है। इसलिए इसको मेरा ख्याल मुखिर हजरात जो आपके व्यूअर्स हैं सुनने वाले हैं वो आगे बढ़ें, इसका फंड कायम करें। इसको हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हमें इस चीज में मसरूफ रहते हैं कि मरीज के, लेकिन हमें अगर एजेंसी या आप के जरिए जो मुखिर हजरात अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना में फंडिंग करें, ये किट तकरीबन 17,000 की होगी जो कि हम 350 की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूके मुस्लिम एड का चैरिटी का, जो जन्नत कमा रहे हैं, वो फरिश्ते हैं इस मसले में कि 350 जिंदगियों का अल्लाह ताला जिंदगी देने वाले हैं, लेकिन वो बायस बनेंगे। बाकी लोकल लोगों से भी गुजारिश है कि फ्लड में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत खुल के साथ दिया हम लोगों का। हमने वहाँ मैंने खुद जाती तौर पे 40 दिन गुजारे। इस तरह अर्थक्वेक में किया उन्होंने, इतना IDP क्राइसिस में बहुत फंड क्रिएट हुए। और विश के डेंगू के लिए भी कोई ना कोई हम में से फंड क्रिएट करे, सही और कोई नहीं तो हम अल्लामा इकबाल जिना में करते हैं, ताकि ये भी लोग गरीब हैं और ये यहाँ पे ज्यादा खतरा है फंड से। जितनी तकरीबन 800-850 मौत हुई है फ्लड में पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मुझे तो लाहौर में खतरा ज्यादा है कि यहाँ पे इतनी ना हो जाए। तो ये भी गरीब गुरबा लोग हैं, ये वो हैं जवान लोग, ये वो जरिया मुआश हैं पूरे खानदानों के लिए। इनकी जिंदगी बचाना भी हमें मिलजुल के उतना ही। हमने 350 किट्स का बंदोबस्त कर लिया है जिसकी कॉस्ट है तकरीबन 38 लाख रुपया। सही। बाकी मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके जरिए, आपके टीवी चैनल के जरिए कि लोग आगे हैं, जो भी 2 मरीज 4 मरीज स्पॉन्सर करना चाहता है अल्लामा इकबाल में है, जो हमारी मशीनें हैं वो मुफ्त हाजिर हैं, हमारी खिदमातों सिर्फ किट की कॉस्ट वो दे दें आगे, ताकि उन लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते हम ये डेवलप कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा। जी नाज़रीन, डॉक्टर जावेद अकरम प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भी काफ़ी इमदाद दे चुके हैं। उनका खुद कहना है कि 40 दिन उन्होंने उनके साथ गुजारे, लेकिन जो उन्होंने सबसे अहम नुकते की जानिब इशारा किया, उनका कहना है कि डेंगू वायरस जिस कदर खौफनाक मर्ज है कि ये सैलाब से भी ज़्यादा मोहलिक साबित हो सकता है, क्योंकि सैलाब के नतीजे में इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी डेंगू के नतीजे में हो सकती हैं। ये अब आवाम का काम है कि वो इस सिलसिले में आगे आएँ, फंड कायम करें और लोगों की मदद करें, क्योंकि ये गरीब लोगों को बीमारी लाक हो रही है। ज़ाहिर जहाँ पर गंदगी मौजूद है और उनके पास सफाई का मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है, वहाँ पर आम लोगों को ये बीमारी हो रही है और वो भी जो गरीब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादातर इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। यकीनन एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर, लेकिन इसका इलाज भी इंतहाई ज़रूरी और नागुज़ीर है। और इस सिलसिले में यकीनन तमाम ऐसे लोग जो अपने सदका खैरात देते रहते हैं उनको चाहिए आगे बढ़कर फंड कायम करें और लोगों की मदद करें इस मुश्किल हालात के अंदर। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।